हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव टुडे। आज क्या है हमारे पास। लेट मी रेज इट गाइस। चलिए देखते हैं आज कि what do we see, what can we see today। अच्छा, कुछ इकोनॉमिक्स में देर आर फ्यू टर्म्स, जैसे कि एक फैक्टर कॉस्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट आपको पता है ना, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इनको जो फैक्टर पेमेंट मिल रहा है, इनका जो फैक्टर इनकम है, लैंड को का फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट क्या है? रेंट है, लेबर का वेजेस है, कैपिटल पर यू गेट इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप व्हाट डू यू गेट? प्रॉफिट। सो कंबाइनिंग दीज वी कैन कॉल द फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको कंबाइन करोगे तो यू व्हाट डू यू गेट? फैक्टर कॉस्ट। एंड देन फैक्टर कॉस्ट के बाद आता है, फैक्टर कॉस्ट के बाद आता है बेसिक प्राइस। क्या आता है आपको? बेसिक प्राइस। तो बेसिक प्राइस में फैक्टर कॉस्ट तो इंक्लूडेड होगा ही, एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव ऑल्सो नेट प्रोडक्शन टैक्स, नेट प्रोडक्शन टैक्स। एंड प्रोडक्शन टैक्स को हम लोग नॉन प्रोडक्ट टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स को हम लोग नॉन प्रोडक्ट टैक्स भी बोलते हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन टैक्स? प्रोडक्शन टैक्स क्या हुआ भाई, बताओ। प्रोडक्शन टैक्स जो कि आपको मान के चलो कि जिस लैंड पर आप खेती बाड़ी या कुछ फैक्ट्री लगा के रखे, आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ रहा है, म्यूनसिपैलिटी को, लोकल गवर्नमेंट को आपको देना पड़ रहा है लैंड रेवेन्यू वगैरह। तो वो सारी चीज़ें प्रोडक्शन टैक्स में आएगा। तो बेसिक प्राइस में ये इंक्लूड होता है। वो ये मान रहे हैं प्रोड्यूसर्स कि भाई जो भी मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरे को तो लग ही रहा है प्रोडक्शन टैक्स। नेट है, नेट मतलब कि उनको जो प्रोडक्शन सब्सिडीज़ मिल रहा है उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो तो नहीं ना लग रहा, अल्टीमेटली उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। आई थिंक यू गेट इट। ठीक है, नेट प्रोडक्शन टैक्स मतलब प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो ये बेसिक प्राइस में ये इंक्लूडेड होता है, या फिर प्रोडक्शन टैक्स को हम लोग नॉन प्रोडक्ट टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंड इट इज़ यू नो दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। प्रोडक्शन टैक्स नॉन प्रोडक्ट टैक्स इसका इंडिपेंडेंट होता है। तो फैक्टर कॉस्ट से ऑब्वियसली भरा होगा कौन, बताओ? फैक्टर कॉस्ट से भरा होगा बेसिक प्राइस। ठीक है, और आगे देखिए, इसके बाद आता है मार्केट प्राइस। एक कौन सा टर्म है? मार्केट प्राइस। तो इसमें बेसिक प्राइस है ही, मतलब क्या? मतलब फैक्टर कॉस्ट है प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स है, ये तो है ही, और प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्स है इसमें, नेट प्रोडक्ट टैक्स। ठीक है, तो देख रहे हो ना कि प्रोडक्शन को नॉन प्रोडक्ट बोल दे रहे हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट है तो दूसरा नॉन प्रोडक्ट है, जिसको कि हम लोग प्रोडक्शन टैक्स भी बोलते हैं। तो ये क्या हुआ भाई? नेट प्रोडक्ट टैक्स। तो प्रोडक्ट टैक्स होता है आपको जो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगते हैं गुड्स पर, सर्विसेज पर, दैट द गवर्नमेंट or the
लीगल अथॉरिटी विल इम्पोज विल लेवी, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह प्रोडक्ट टैक्स में कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो वो मार्केट प्राइस, वैसे भी सोचो ना, मार्केट में कोई सामान आ रहा है तो उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ रहा है ना, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रोडक्ट टैक्स मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड है, लेकिन बेसिक प्राइस में नहीं इंक्लूडेड है। बेसिक प्राइस में क्या इंक्लूडेड है? लैंड रेवेन्यू वगैरह जो उनको पे करना पड़ रहा है प्रोड्यूसर को, वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ लो। तो अब ये क्या है? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ऑब्वियसली बेसिक प्राइस से बड़ा होगा मार्केट प्राइस, तो सबसे छोटा है फैक्टर कॉस्ट से बड़ा है बेसिक प्राइस से बड़ा है मार्केट प्राइस। मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू इसका होगा, इससे ज़्यादा वैल्यू इसका होगा। आई थिंक यू विल गेट द फीलिंग ऑफ द टर्म्स, ठीक है, आपको फील आ रहा होगा इन सारे टर्म्स का। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक द कॉन्सेप्ट्स मोर एलैबोरेट, ताकि और ज़्यादा इलस्ट्रेशन के साथ, एलैबोरेशन के साथ आप समझ सको, ठीक है। एक याद रखना कि जो नेशनल इनकम वगैरह जो व्हेन यू स्टडी इट्स डेफिनेशन, और तो ये किनके द्वारा तुम लोग पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में कभी कभी लिख देता है कि इट इज़ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, कभी लिखा रहेगा इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स, ठीक है। तो भाई रेसिडेंट्स वाला सही, नेशनल्स नहीं। बोलेगा कि व्हाट इज नेशनल इनकम, इट इज़ द टोटल फाइनल, इट इज़ द टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये सब बातें होंगी। तो रेसिडेंट्स के द्वारा भाई, नेशनल्स के द्वारा नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है, नेशनल इनकम में। So all right guys, now let's move to the next concept. So moving to the next point, what is the next point? Progressive taxation. Progressive taxation क्या है? Progressive taxation is when government think of levying higher taxes on high income earner, ठीक है। जो भी हाई इनकम अर्नर है उन पर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाती है, ठीक है। हाई इनकम अर्नर पर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाती है, इट्स ए प्रोग्रेसिव टैक्स। और in other way around we can say that when government tries to exempt the lower income category people from paying taxes, ठीक है, टैक्स पे करने से जब हटाने की कोशिश करती है, लोअर इनकम ग्रुप को टैक्स ना देना पड़े या कम से कम देना पड़े लोअर इंडिविजुअल्स को टैक्स, तो भाई वो भी प्रोग्रेसिव हो गया। लेकिन मान के चलो इफ़ देयर इज़ ए केस, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला केस है कि देयर इज सम प्रोडक्ट, उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं। एक बिस्किट का पैकेट है, 10 रुपये का बिस्किट है, 2 रुपये उसमें इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो अब भाई एक हाई लेवल इनकम वाला बंदा खरीदे उस बिस्किट को, उसको भी 2 ही रुपये पे करना पड़ रहा है इनकम इनडायरेक्ट टैक्स, और जो गरीब है उनको भी 2 ही रुपये पे करना पड़ रहा है। तो भाई ये रिग्रेसिव टैक्सेशन का एग्जाम्पल हो गया, समझ गया ना, रिग्रेसिव टैक्सेशन एग्जाम्पल से समझ लो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेम इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ पुअर एंड रिच कैन बी अंडरस्टूड एज रिग्रेसिव टैक्सेशन। सो ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा बस फील लो यार।
अच्छा एक है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का, बट स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स, स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स, इसमें ओनली सिंगल डिफरेंस इज व्हाट, कि इट कैलकुलेट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट कैलकुलेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड व्हेन वी ट्राई टू मेजर इट, तो हम लोग मेजर करते हैं इसको ओवर ए पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर ए पॉइंट ऑफ टाइम। ओके राइट गाइस, राइट राइट राइट, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक पीरियड ऑफ टाइम में जब कैलकुलेट करते हो, जैसे बताओ इनकम, आप इनकम पूछते हैं भाई तुम्हारा मंथली इनकम कितना है, तुम्हारा एनुअल इनकम कितना है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू आर कैलकुलेटिंग द इनकम, एक साल में कितना कमा रहे हो, एक महीने में कितना कमा रहे हो, तो इनकम इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल्स। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर, भाई मंथली एक्सपेंडिचर, एनुअल एक्सपेंडिचर, ये सब क्या है, फ्लो वेरिएबल्स है। उसी तरीके से सैलरी, सैलरी कितना कमा रहे हो भाई, एक महीने में कितना सैलरी आ रही है, तो ये सारे आपको फ्लो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना जमा करके रखे हो, बताओ अभी तुम्हारे पास कितना वेल्थ है, अभी तुम्हारे पास कितना कैपिटल है, अभी तुम्हारे पास कितना वेल्थ है, अभी 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 मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, कितना कैपिटल है, कितना वेल्थ है, बताओ। तो कितना मनी है तुम्हारे पास, मनी सप्लाई कितना है इकोनॉमी में, अभी मनी सप्लाई कितना है, मनी इन सर्कुलेशन कितना है इकोनॉमी में, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ का अगर आप चेंज ले लोगे, चेंज इन कैपिटल या फिर चेंज इन वेल्थ, चेंज इन कैपिटल या चेंज इन वेल्थ, तो आप जब चेंज कैलकुलेट करोगे भाई, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही ना कैलकुलेट करोगे, चेंज पढ़े हो ना मैथ्स वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में ही कैलकुलेट करोगे, तो इसीलिए फिर वो फ्लो वेरिएबल्स में आ जाता है, ठीक है, फ्लो वेरिएबल्स में आ जाता है। और एक जैसे कि ये देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑफ ए फिक्स्ड कैपिटल टेक्स प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक पूरे साल भर में या 10 साल भर में डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड कैपिटल का, सामान का, तो पीरियड ऑफ टाइम वाला फीलिंग आ रहा होगा डेप्रिसिएशन में, तो वो फ्लो वेरिएबल्स है, ठीक है। लेकिन लेबर फोर्स, अभी बताओ कितने लेबर काम कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम पर, अभी बताओ कितने लेबर काम कर रहे हैं, तो लेबर फोर्स ऑफ स्टॉक, कितना स्टॉक है लेबर का, कितना स्टॉक, मनी का स्टॉक, वेल्थ का स्टॉक, कैपिटल का स्टॉक, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा यही डेफिनेशन है, मतलब कि इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इफ़ देयर इज़ एनी अदर वे तो यू कैन कमेंट, या फिर आप लोग अगर बता सकते हो इसको और अच्छे तरीके से तो बताइए कि क्या बताया जा सकता है इसको और कैसे बताया जाए। बात बाकी तो इस पर एग्जाम्पल्स में ही क्वेश्चन बनेंगे, नथिंग एल्स। अगर क्वेश्चन बनना भी होगा तो एग्जाम्पल्स पर ही बनेंगे। एक चीज़ देखो कि you definitely have studied कि infrastructure led growth model, infrastructure led growth model, ठीक है। तो इसमें आप पढ़े होंगे कि जो अपना सबसे फ्लैगशिप जो अम्ब्रेला स्कीम है पीएम गति शक्ति योजना, उसके अंदर आपको
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस है, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है। सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ये सारा कुछ आपको पीएम गति शक्ति के अंदर है, ठीक है। तो यू कैन बना सकते हो, यू कैन स्टिक सच डायग्राम इन योर मेंस एग्जाम जब क्वेश्चन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन आए। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ को रिलेट कर रहा हूँ कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक ग्रोथ, सरकार का क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है। तो वन डायग्राम कुड बी दिस, ठीक है। और चलिए अभी हम लोग इस पे बात करते हैं नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी पर। नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी पर, ठीक है। पाइपलाइन है, पाइपलाइन। तो भाई साहब, what are the things that we keep into our mind, that we need to keep in our mind? So first of all आपको ये जानना होगा कि monetization of rights, not ownership, ठीक है। जो सरकार के राइट्स हैं उसका वो मोनेटाइजेशन कर रही है, ठीक है। एसेट का मोनेटाइजेशन हो रहा है, एसेट का ही मोनेटाइजेशन हो रहा है, सरकार का जो एसेट है उसका ही मोनेटाइजेशन हो रहा है। मोनेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वो ओनरशिप दे रही है प्राइवेट को, ये नहीं कि अपना एसेट बेच दी, ले जाओ ये पब्लिक सेक्टर कंपनी को ले जाओ तुम, ये नहीं है भाई। उसका जो राइट्स है ना, उस चीज़ को वो मोनेटाइज कर रही है, ठीक है। ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र कर रही, ओनरशिप नहीं दे रही है भाई। पहला तो क्लैरिटी यही होना चाहिए कि मोनेटाइजेशन राइट्स का कर रही है सरकार, अपने राइट्स का मोनेटाइजेशन कर रही है, ना कि ओनरशिप का। ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट कुड बी सी, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने PSUs का कर रही है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो भी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का PSUs जो कि अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका मोनेटाइजेशन हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है भाई, ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, केवल और केवल ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला बात तो यही ध्यान रखो, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। और अब देखो, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो कि ये जो पैसा है, जो प्रोसीड्स आएगा इसके मोनेटाइजेशन से, PSUs के मोनेटाइजेशन से जो प्रोसीड्स आएगा, जो पैसा आएगा, वो किधर जाएगा? तो वो उसी PSUs के बैंक अकाउंट्स में जाएगा भाई, ठीक है, उसी PSUs के बैंक अकाउंट्स में जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा, सरकार के पास नहीं आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के उसी PSUs के बैंक अकाउंट्स में जाएगा, ठीक है। और जो सरकार, जो ये PSUs है, केवल ब्राउन फील्ड PSUs जो होता है, ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड जानते हो ना, तो केवल ब्राउन फील्ड PSUs जो भी डी नोटिफाइड PSUs वगैरह है, ओनली दैट कुड बी मोनेटाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। केवल उसी को मोनेटाइज करना, ग्रीन फील्ड वाले को नहीं, केवल ब्राउन फील्ड वाले PSUs को। नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, तो ये है अपना नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। सो वी आर स्टडिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स, ये पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इसको हम लोग। और हाँ, अभी थोड़ा सा GST वाला पता है ना आप लोगों को भाई, GST पॉपकॉर्न, थोड़ा सा उसमें नमक मिर्च मारो, सॉल्ट स्पाइसेस डालो उसमें। अब चाहिए तुमको
पैकेज्ड हो या तुमको अनपैकेज्ड हो, पैकेज्ड हो अनपैकेज्ड हो भाई, दोनों पर जीएसटी लगेगा, दोनों पर जीएसटी लगेगा। रेट अलग अलग होगा भाई। किसी भी तरीके का पॉपकॉर्न हो, सॉल्ट स्पाइस मिलाओ तो ये बन जाता है नमकीन। ये कहना है सरकार का कि बन जाता है नमकीन, तो अब तुम उसको पैकेज्ड रखो अनपैकेज्ड रखो, जीएसटी विल बी लेवीड ऑन देम, जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी लगता है भाई, चल रहा है ना पॉपकॉर्न वाले पर, तो ये ध्यान रखना। कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न उन सब पे तो लगता ही है, बाकी अनपैकेज्ड वाले पर भी लगता है। पैकेज्ड वाले पे लगता है, कैरेमलाइज्ड पर लगता है, अनपैकेज्ड वाले पर भी लगता है। और जीएसटी एग्जेम्पशन लिस्ट में क्या क्या है, किन किन चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी एग्जेम्पशन लिस्ट है ज़ीरो रेटेड लिस्ट, ज़ीरो रेटेड लिस्ट पर जिस पर कि नील रेट लगता है, नील रेट 0% जीएसटी जिस पर लगता है, वो सब क्या क्या है बता सकते हो। न्यूज़पेपर वगैरह, अब उस न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट हो ना हो, किसी भी तरीके का न्यूज़पेपर हो, एडवर्टीज़मेंट वाला हो या फिर एडवर्टीज़मेंट नहीं हो, दोनों पर जीएसटी नहीं लगता है। जितने भी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इन पर भी जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, इन पर भी जीएसटी, इस पूरे पर जीएसटी नहीं लगता है, इन पूरे पर जीएसटी नहीं लगता है। और बताओ, और बता सकते हो? और है, यही सब है यार। जो भी सर्विसेज रेंडर्ड टू द फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स को जो भी आप सर्विसेज वगैरह दे रहे हो, फॉरेनर ट्रैवलिंग को, फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह को, इन सब पर नहीं लगता। इनलैंड वाटरवेज के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो गुड्स वगैरह का, तो उस पर भी आपको नहीं लगेगा क्या, जीएसटी। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड। सो आई होप गाइस you have been understanding things, all going good. So let me finish the video here only. I am tired, ठीक है, बट हाँ, भिड़े रहना है, लगे रहना है, काम करते रहना है, पढ़ते रहना। चलिए, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, इफ़ यू somehow don't understand anything, please tell me in the comment section। ये क्या समझ में नहीं आया, या फिर किस चीज़ को और इलेबोरेट करें, या फिर कैसे क्या रखें, बताओ थोड़ा सा, तो फिर आई विल ट्राई कि उस हिसाब से आपको पेश किया जाए। अदरवाइज़ रिवीजन के लिए तो बेस्ट है, अगर आपने पढ़ रखा है तो सिंपल सा देख रहा है, तो रिवीजन के लिए इट वुड बी बेस्ट। ठीक है, इस बहाने से रिवीजन हो रहा है आपका, हमारा सभी का। ठीक है गाइस, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।